नमस्कार, जोहार। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं सीएनटी एक्ट के भाग 2 के साथ और आज हम लोग देखेंगे सीएनटी एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी। ठीक है, अगर आपने सीएनटी एक्ट का भाग 1 नहीं देखा हो तो आपको जाना है आजाद जेपीएससी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर और वहां वीडियोस में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिएगा। उसमें मैंने क्या बताया था, सीएनटी एक्ट है क्या, क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्यों थी और सीएनटी एक्ट को लाने वाले कौन थे, मतलब ब्लूप्रिंट कौन तैयार किए थे और साथ ही साथ उसमें क्या क्या था, मतलब कितना धारा था, कितना अध्याय था, ये सब चीजें बताई थी। साथ ही साथ 51 ऐसी कौन सी जातियां हैं जो सीएनटी एक्ट के दायरे में आती हैं, जिनकी जमीन उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वही जातियां ले सकती हैं, 51 जातियां, बाकी कोई नहीं खरीद सकता। तो तमाम बातें मैंने बहुत सारे उसको डिटेल में बताया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहां से स्टार्ट हुआ और कहां जाके एंड हुआ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आभार प्रकट करता हूं श्याम सर का, जिन्होंने मुझे इस कार्य में काफी सहयोग दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं अनुज त्रिपाठी सर का, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए काफी उत्साहित किया और मैं उन तमाम अभ्यर्थियों का, छात्र छात्राओं का आभार प्रकट करता हूं जो इसके इंतजार में थे और जो इसकी डिमांड कर रहे थे या जो इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी का आभार। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, सीएनटी एक्ट आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है, तो 2-3 मायनों में इंपॉर्टेंट है। पहला मायना तो ये पहला जो मायने है वो तो ये है कि आपके जेपीएससी एग्जाम में 24 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। कौन, सीएनटी, एसपीटी और राज्य संबंधी जो भी नियम कानून है उससे लेके, मतलब 5 सीएनटी से 5 एसपीटी से 12 प्रश्न टोटल पूछे जाने हैं गुना 2 नंबर। तो केवल सीएनटी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ये 10 अंक का, तो इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ झारखंड में रह रहे जो भी लोग हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से देखें तो ये, अब मैं बोलूं इसमें 2-3 पॉइंट ऐसा है कि रेलवे के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा नहीं, 2-3-4 पॉइंट। हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हिस्ट्री की भी काफी डेट्स ली गई हैं, खासकर झारखंड हिस्ट्री की, तो इस मायने भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको ये, अगर इतनी बातें आपको याद है तो झारखंड हिस्ट्री आपका एक तरह से मजबूत हो जाएगा, है ना, डेट वाले सेक्शन को लेके। और झारखंड के जो भी आदिवासी भाई बंधु, उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो आदिकाल रहा था वो कैसा था और आज का काल कैसा, सीएनटी एक्ट बना आखिर हमारे लिए, है ना। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 बातें बताता हूं। खतियान किसको बोलते हैं, तो जिसमें जमीन के मालिक का पूरा, मतलब जमीन किसके नाम से था, कहां से चला आ रहा है, वो पूरा डिटेल उसमें रहता है। मतलब जमीन आपके परदादा का था, फिर दादा का, फिर वैसे वैसे पूरा नाम आएगा, वो जमीन कहां कहां से है। तो खतियान समझ गए, बिना खतियान के आपका लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, तो खतियान जरूरी है। अभी खतियान को लेकर विवाद चल रहा है, 32 है कि 34 है कि 36 है, पता नहीं क्या करेंगे सरकार, 1932 के खतियान, है ना। उसके बाद एक आता है खेवट और एक आता है खेसरा। खेवट जो वर्ड होता है वो खाता संख्या को दिखाता है, नहीं तो बोलते हैं कि जमीन का खाता संख्या कितना है, मोबाइल का एक खाता संख्या यानी नंबर, अकाउंट नंबर, जैसे बैंक का अकाउंट नंबर एक होता है, पैन कार्ड का अकाउंट नंबर एक तरह से होता है, आधार कार्ड का अकाउंट नंबर है, उसी तरह आपका मोबाइल का नंबर है ना, 10 अंकों का मोबाइल नंबर, उसी तरह जमीन का होता है आपका खाता संख्या, जिसको बोलते हैं खेवट। खेसरा क्या होता है, आखिर उस जमीन का एरिया कहां है, किस जगह लोकेटेड है, किसके बगल में जमीन किसका है ना, और उस जमीन पे क्या क्या उपजाया जाता है, उसका मालिक कौन है। तो ये हो गया आपका खेसरा। लेकिन हम लोग यहां पे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व, इसको 3 भाग में बांटते हैं। ये तीनों बात समझ में आ गई, खतियान क्या होता है, खेवट क्या होता है, खेसरा क्या होता है, ये आपको जाननी चाहिए। इंटरव्यू के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये भी सेक्शन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व भू व्यवस्था क्या थी, उसके बाद जब अंग्रेज यहां आए 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उपनिवेश करने, तो यहां उसके बाद की स्थिति क्या हुई, बंगाल का कैसे अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया, उसके बाद यहां इलाहाबाद की जब संधि होती है शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच, तो 2 संधियां होती है, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। इन 2 संधियों में दीवानी ही दे देते हैं। दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा आपका हुआ, तो बचा क्या। उसके बाद फिर काफी विद्रोह हुए, जनजातियों, आदिवासियों के द्वारा काफी विद्रोह आंदोलन हुए, फलस्वरूप अंग्रेजों ने, मतलब 1765 के बाद का जो विवरण है वो देखेंगे, और फलस्वरूप अंग्रेजों ने भूमि संबंधी, भूमि के लिए ही तो लड़ाई होते थे, है ना, भूमि के लिए, और इन पे अत्याचार बहुत तरह के होते थे उनके लिए। तो अंग्रेजों ने इससे क्या सीखा और क्या भूमि को लेकर सुधार लाया, ये 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के
आने के पूर्व भूमि व्यवस्था। अब यहाँ पे देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पूर्व भूमि व्यवस्था क्या थी। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार की भूमि व्यवस्था चलती थी, खुटकट्टी, दूसरा था भुइहरी व्यवस्था और तीसरा जागीरदारी व्यवस्था। बाप का जागीर है क्या, नहीं बोलते हैं बाप का जागीर, जागीर समझा देते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ खुटकट्टी व्यवस्था, आपको पता है कि आदिकाल में जब यहाँ पे कौन रहते थे, आदिवासियों का बसाहट था झारखंड में। झारखंड मतलब क्या, झार मतलब जंगल और खंड मतलब प्रदेश, तो जंगलों या वनों का प्रदेश, इसलिए तो नाम झारखंड पड़ा। तो यहाँ काफी जंगल हुआ करते थे। मुंडा लोग जब यहाँ पे आए थे ना, तो जंगलों को काट काट कर खेती के लिए बनाते थे जमीन, तो खुटकट्टी जमीन उसको बोलते थे, ठीक है। और इस खुटकट्टी जमीन का ना तो कोई खतियान होता था, ना कोई खेवट, ना कोई खेसरा होता था। मैंने अभी आपको तीनों वर्ड इसलिए समझा दिए। यह भूमि भगवान द्वारा दी गई है, मतलब प्रकृति प्रदत्त है, सिंपली प्रकृति प्रदत्त। सरना धर्म मानते हैं हमारे यहाँ के आदिवासी। सरना धर्म में क्या है, प्रकृति ही भगवान है। उसके बाद कोई लगान या कोई खराज नहीं देना पड़ता था, कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं। हाँ, ये जरूर ये करते थे कि जो यहाँ पे प्रधान होते थे गांव के, इनके जो यहाँ पे शासन व्यवस्थाएं चलती थी, इनकी पंचायतें चलती थी, वहां पे ये एक भाग जमीन का, मतलब 10 भाग में एक भाग जो उपज होता था खेती का जो उपज होता था, उसका एक भाग जाके खुशी से पहुंचाते थे। पहले दहेज प्रथाएं थी नहीं, बेटी को जब पिता विदा करता था तो खुशी खुशी कुछ देता था। उसी का प्रचलित रूप आज क्या हो गया है कि हमको जबरदस्ती दहेज दो। अपने पैरों पे खड़े हुए दहेज क्यों मांगना, दहेज भीख मंगा लोग मांगते हैं, है ना। तो खैर, दहेज मांगना बहुत बुरी बात है, आप लोग मत मांगिएगा, आप लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं। तो कोई लगान कोई खराज नहीं, लेकिन खुशी से देते थे ये लोग वहां की जो प्रजाएं थी। भुइहरी व्यवस्था, उरांव द्वारा आके जमीन को बसाया गया, काट के जमीन को, मतलब जंगलों को काट फाट के, तो उरांव द्वारा तैयार की गई भूमि को भुइहरी जमीन कहते हैं। और संपूर्ण भू व्यवस्था जो थी यहाँ पे, भुइहरी व्यवस्था में जो थी, संपूर्ण भूमि की व्यवस्था थी भुइहरी खूंट के जिम्मे होती थी। खूंट मतलब समझिए कि एक खूंट में एक कबीला समझ लीजिए, 20, 50, 10, 20 जितने आदमी हो सकते हैं, तो उसके जिम्मे, मतलब भूमि पर किसी पर्सनल व्यक्ति का पार्टिकुलर अधिकार नहीं होता था। जैसे आज के टाइम में देखिए, एक व्यक्ति का भूमि अपने नाम से है, नौकरी लगा, शादी किए, बीबी के नाम से जमीन ले लिए, ठीक, तो वो जमीन आपका पर्सनल हुआ या अपने नाम से ले लिए। लेकिन उस समय क्या था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल नहीं है, वो एक समाज का है, मतलब एक खूंट का है। खूंट में 10, 20, 50 जितने भी लोग होते थे, खरीद बिक्री तो होता ही नहीं था। और यहां मैंने क्या बताया, खतियान खेवट खेसरा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने कहां से मिलेगा, खतियान कहां से मिलेगा, सरकार देगी तब तो। हस्तांतरण भुइहरी भूमि का होता था, एक दूसरे को दिया जाता था, लेकिन सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी इन्हें, उनका हस्तांतरण या अंतरण नहीं होता था। ये बातें, 2 व्यवस्थाएं आपको समझ में आ गई। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, यहाँ के शासकों ने जब देखा कि इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पे विद्रोह हो रहा है, अशांति हो रहा है, तो यहाँ पे करे तो करे क्या। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी किसी सभ्यता या संस्कृति का, जब भी किसी चीज का जब जन्म होता है तो उसमें बुराइयां नहीं होती है। आने वाले टाइम में समाज में व्याप्त जो भी चीजें हैं उनमें बुराइयां कूट कूट के भर देती है। जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है, एकदम सिंपल कुछ नहीं होता, उसमें एकदम भगवान का रूप होता है, क्योंकि उसमें कोई छल कपट टेरा मेरा की भावना ही नहीं रहती है। कभी स्टेशन पे या कहीं देखिएगा एक बच्चा को छूते हैं तो आप पूछते हैं कि जाति कौन सी है, नहीं, लेकिन जैसे ही बड़ा हुए तो दूसरी जाति का है या काला है या ऐसा है, कई तरह के आपके मनोवृत्तियां आती हैं। लेकिन उसी बच्चे को जब बच्चा होता है, एकदम छोटा होता है, तो उसमें कोई विकृति नहीं होती। जब बड़ा होगा तो बोलेगा ये कलम मेरा, ये शर्ट तेरा, ये मेरा, तेरा मेरा, सब होने लगेगा। तो जब भी किसी भी चीज का जब जन्म होता है तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, धीरे धीरे उसमें व्याप्त बुराइयां होने लगती, मतलब बुराइयां घर करने लगती है, बाद में वही विस्फोट करता है। तो पहले तो ये व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब जागीरदारी आए, जब यहाँ की बाहरी लोगों को बुलाया गया, सैन्य बल को बुलाया गया, मतलब सैन्य व्यवस्था है तो सैनिकों को जब बुलाया गया, बाहरी सैनिकों को, तो उसी के बदले जो सैन्य सहायता लोग देता था, बाहरी लोग आके यहाँ के लोगों को, तो उसी के बदले उनको जमीन दी जाती थी। पैसा सा नहीं मिलता था, जमीन, तो उसको क्या बोलते थे, जागीर, लो जागीर है तुम्हारी, तो उसी को बोलते थे जागीर। अब समझे जागीर का मतलब क्या होता है, बाप का जागीर नहीं होता था, ये जो सैन्य व्यवस्था में जो अपनी भूमिका निभाते थे उन्हीं को यहाँ के जो राजा और जमींदार जो भी लोग थे उस समय वो दिया करते थे, उसको बोलते थे जागीर। अब जागीरदारी 3 प्रकार के होते थे, आश्रित जागीरदारी, नौकराना जागीरदारी और खोरपोशदार जागीरदारी। एक जागीरदारी और होता था जो छोटा नागपुर महाराजा के अधीन होता था, उसको बोलते थे चित्रावृत जागीर। चित्रावृत जागीर क्या होता था, छोटा नागपुर जो महाराजा थे उनके अधीन ये जागीर हुआ करता था। पान बेचारा मुंह में छोटा नागपुर का महाराजा खा लेगा, वो पनवा को पान का जो थूक होता था उसको अगर कोई दूसरे मुंह में ले लिया अपना,
कितना गंदा काम कराता था। तो उसी को मिलता था वो चित्रावृत जागीर, मतलब एक भूमि दी जाती थी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं भूमि। भूमि की कई टाइप मैंने उस वीडियो में बताया था और यहां देखिएगा भूमि के नए नए टाइप मैं आपको दिखा देता हूं। पहला तो आता है मझियस भूमि, आपको पता है जमींदारों या राजाओं की निजी जमीन कह सकते हैं आप। खालसा या खास महल जमीन, खालसा नहीं बोलते, खालसा भूमि है, मतलब किसी का नहीं है, राजा का अधिकार है। तो खालसा या खास भूमि जो होता है, शासक अगर कोई मतलब व्यक्ति जो शासक बना है यानी राजा बना है, उसके नाते वो जो खालसा या खास महल होती थी वो उसकी जमीन मानी जाती थी, मतलब राजा के अधीन होती थी, ठीक है। उसके बाद देवरी जमीन, देवरी जो राजा की रानी होगी ना उसको जमीन दिया जाता था, मतलब रानी को निर्वाह के लिए जो जमीन दी जाती थी उसको बोलते थे देवरी जमीन। बैठ खेता या सेवकाई जमीन, राजा रानी का जो पर्सनल जमीन है उस पर कोई खेती वगैरह कुछ भी करता था तो उसको उसके बदले जो जमीन दी जाती थी उसको बोलते थे बैठ खेता या सेवकाई जमीन। प्रजाली या रैयती जमीन, प्रजाली या रैयती जमीन मतलब राजा होने के नाते, है ना, राजा होने के नाते जो मतलब जैसे राजा हैं उनके अधीन कोई भूमि है, राजा के अधीन जो भूमि है उसको रैयती या प्रजाली भूमि कहा जाता था। उसके बाद आते हैं देवभूमि, ब्रह्मदेव, लखराज या बेतलब। देवभूमि देवताओं को दी गई, आज भी देखिएगा मंदिरों के लिए, अयोध्या मंदिर जो बन रहा है उसके लिए भूमि, या कई जगह मंदिर वगैरह बनते हैं ना उनके लिए भूमि जो दी जाती है वो टैक्स रहित होती है। आप पढ़े होंगे कि जो जमा होता है मंदिरों में, जो दान दी जाती है वो टैक्स से रहित होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, भारत सरकार टैक्स नहीं लगाती है। तो देवताओं को जो भूमि दी गई उसको देवभूमि। ब्राह्मणों को दी गई भूमि, ब्राह्मण लोग का काम था यहाँ बहुत तरह का, तो उनको जो भूमि देते थे उनको ब्रह्मदेव भूमि। और लखराज देते थे फकीरों को, जो जिनके पास कुछ नहीं है, फकीरों को दी गई भूमि उसको बेतलब जमीन भी कहते थे। ये तीनों टैक्स से फ्री होते थे, टैक्स रहित। अब भाई देवताओं की भूमि उस पर कोई लेना नहीं है, ब्राह्मण मानते थे ब्रह्म जी का अंश, मतलब इनका काम था वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञाता होते थे और पूजा पाठ वगैरह कराना, शिक्षा देना। लखराज फकीर, फकीर से क्या लीजिएगा, तो इन तीनों का जो जमीन था टैक्स रहित था। अमीनी गांव, अब अमीन यहाँ भूमि के माप जोक के लिए जरी समझते हैं ना, चेन वाला, उससे मापते थे। आज भी देखिएगा अमीन लोग आते हैं जमीन मापने, तो अमीनों को जो जमीन दी जाती थी उसको बोलते थे अमीनी गांव या अमीनी खेत जमीन। जमादारी या ओहदारी गांव, ये दिया जाता था आपको मुस्लिम जमादारों को, मुस्लिम जो जमींदार होते थे उनको दिया जाता था। तो ये आपको समझ में आ गया जमीन मतलब भूमि का किस प्रकार यहाँ पे स्ट्रक्चर रहा। भू उपज का एक भाग ये प्रधान को अपने दे देते थे। यहाँ की भू व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि समन्वय और सहभागिता पर आधारित थी, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक भाग देना ही है, एकदम बहुत मजे से इनका जिंदगी कट रहा था। लेकिन इनकी जिंदगी में आता है भूचाल, और वो भूचाल तब आता है जब बंगाल का अधिग्रहण होगा, अंग्रेज यहां एंट्री मार देंगे। 1717 का घृणित कायर जिसको बोलते हैं फर्रुखसियर शाही फरमान, ये ना एकदम बहुत गलत काम किया था। 1717 का जो फर्रुखसियर का शाही फरमान था एकदम समझिए कि बहुत बेकार काम किया था फर्रुखसियर 1717 में। ये जो मतलब एक तरह से अपना हाथ काट लिया था, बंबई को एकदम फ्री कर दिया था, मुंबई को एकदम दे दिया था। इसके बाद एक तो और दीवानी वाला जो 3000 वार्षिक कर लेके ये बंबई को एकदम सीधे छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया। फर्रुखसियर का शाही फरमान बहुत बेकार था। 23 जून 1757। अब देखिए वो तो बात की बातें हैं, लेकिन अब देखिएगा बंगाल का अधिग्रहण अंग्रेज कैसे करते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही में हुआ करता था, लेकिन ध्यान दीजिएगा बंगाली को क्यों ये विजिट करते थे, बंगाल ही पे क्यों पड़े रहते थे। आपको अगर रास्ते में जा रहे हैं या फिर आप अगर एक मान लीजिए सिंपली कि कोई भी चीज़ आपको लूटना है तो सोना हीरा लूटिए कि नमक का बोरी लूट के लाइएगा। ऑब्वियस बात है कि सोना हीरा लूटिएगा। तो उसी तरह अंग्रेज यहाँ पे देखे कि यहाँ पे तो हर कुछ है, खनिज 40% झारखंड बिहार, और बंगाल आने जाने का मार्ग, हुगली मार्ग, तो ये सब चीजें थी। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। कहां होता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। सिराजुद्दौला एक तरफ है ना, सिराजुद्दौला, और एक तरफ अंग्रेजी सेना। घसीटी बेगम मौसी थी, एकदम घसीटती रहती थी, बेचारे को हरा दी। ये युद्ध नहीं था, एक तरह से मतलब षड्यंत्र था जो कि बहुत पहले तैयार कर ली गई थी इसकी पृष्ठभूमि। तो 1757 प्लासी युद्ध जैसे ही होता है अंग्रेजों का दबदबा बंगाल में बढ़ने लगता है। और उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक तरफ, और एक तरफ क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, इनमें जम के मारपीट होता है, जम के थूरा थूरी होगा। बेचारे ये तीनों हार जाते हैं। अंग्रेजी सेना बहुत ज़्यादा थी,
और अंग्रेजी सेना के पास एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि ये लोग ना क्या बोले, बहुत मतलब बेकार आदमी थे, ढीठ थे, ढीठ। यहाँ का बात वहाँ करना, और इनसे जैसे दो राजा लड़ रहे हैं, लड़ाना, दो राजाओं को लड़ा देना। जो स्ट्रांग राजा है उसकी मदद ज़्यादा करो, कमज़ोर वाले की कम करो, दोनों से फ़ायदा लो। ये थे अंग्रेज। तो अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं बक्सर के युद्ध में। इसके बाद अब संधि होगा, दोनों में ट्रीटी होगी। भाई कैसे संधि होगा? तो दो संधि होगा 1765 में। पहला तो होगा 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि। इसमें होगा लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। ये कहते हैं कि 3000 वार्षिक कर हमको दीजिए, और 3000 वार्षिक कर दे के और जाइए आप अंग्रेज, लॉर्ड क्लाइव महाराज, जाइए आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा इसकी दीवानी प्राप्त कर लीजिए। दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। हमारे यहाँ राजस्व पहले कौन वसूलते थे? कलेक्टर। तो राजस्व मतलब एक तरह से अपना हाथ काट देना। आपका मतलब अभी जो भी इनकम है उसको खत्म कर दिए, तो बचा क्या आपके पास? फिर 16 अगस्त को दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की, लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच। ठीक, तो इलाहाबाद की संधि जैसे ही होती है, इनको दीवानी जैसे ही मिलते ही ये हो जाते हैं अब सर्वे सर्वा। जो भी पुराने यहाँ पे शासक थे 1765 के बाद, देखिएगा जो भी पुराने शासक थे सबको हटाओ और नए शासकों की भर्ती करना स्टार्ट कर दिए झारखंड में। क्या? तो नया शासक हमारे रिमोट कंट्रोल पे चलेगा, जैसे कहेंगे वैसे करेगा, है ना। और इसी के बाद बक्सर युद्ध के बाद क्या था, सिराजुद्दौला को मीर कासिम को हराए थे। उसके बाद मिर्जा जाफर यहाँ का नवाब बन गया था। मतलब अंग्रेज चाहते थे कि हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ हो। 1765 से 72 बंगाल में द्वैत शासन लाते हैं। ये लाने वाला कौन था? क्लाइव। लागू किया और हटा दिया। 1765 में लागू हुआ और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स इसको समाप्त कर देता है। अब आते हैं 1765 के बाद की स्थितियों को देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। 1765 के बाद जैसे ही इनको दीवानी मिलती है, ये तो एकदम फूले नहीं समा रहे हैं, नहीं बोलते कि पीटी निकल गया है अब तो एकदम, तो वैसे वाली स्थिति थी। 1767 घाटशिला, जो आपकी कोल्हान बोलते हैं अभी आप, राजा यहाँ जगन्नाथ ढाल थे। देखिए ढाल राजा पर अंग्रेज आक्रमण करते हैं, उनको हराते हैं। जगन्नाथ ढाल को बोलते हैं 5500 रुपया दीजिए तो जाइए। अब इनको हटाकर नीमू ढाल को राजा बनाते हैं। नीमू ढाल को बोलते हैं 5500 रुपया कर, मतलब यहाँ 5500 रुपया कर इस क्षेत्र के लिए रख दिए। अंग्रेज का काम था जैसे ही दीवानी मिले हमको ज्यादा से ज्यादा लगान चाहिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उठा देना है। क्या अंग्रेज यहाँ मूर्ख थे जो आए थे? 60 गुना ज्यादा दाम मिलता था। जो मसाला वसाला का व्यापार करने सबसे पहले आए थे, सबसे पहले कौन आया था? अंग्रेज। याद कीजिए, सबसे पहले अंग्रेज जो आया था, एक नाम था क्या उसका, सर टॉमस रो, व्यापार करने के लिए अनुमति मांगने आया था, जो कि उसको नहीं मिला था। फिर बाद में जहांगीर के पास जहांगीर का बेटा दिया था। तो बहुत तरह की बातें थी। तो ये जब आए थे यहाँ, क्यों आए थे? ज्यादा से ज्यादा हमको फायदा कमाना है। ये मतलब भारत से बिल्कुल डिफरेंट थे। इसी को लेकर ढाल विद्रोह होता है 10 साल तक, 67 से 77 तक, और अंततः 77 में फिर ढालभूम राजा बन जाते हैं। कौन? जगन्नाथ ढाल। अंततः फिर बनते हैं, तब विद्रोह शांत हो जाता है। 1769 में आदिवासियों द्वारा अंग्रेजी फौज का विरोध किया जाता है। आदिवासी जो अंग्रेजी फौज यहाँ धीरे धीरे आने लगते हैं। सबसे पहले क्या था? इनका व्यापार था, फिर फौजों को यहाँ से लाने लगे और यहाँ के लोगों को भी भर्ती करने लगे। तो आदिवासी इनका जम के विद्रोह करते। चुआर विद्रोह 4 चरणों में उसी समय हुआ, 1769 से 98। इसमें काफी कोई मतलब शामिल थे, जैसे रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, बहुत सारे लोग। ये चुआर विद्रोह चलाए किसके लिए? अंग्रेजी फौज का विरोध कर। अंग्रेजी फौज बहुत अन्याय करती थी, आदिवासियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। 1771 में देखिएगा पलामू में चेरो दुर्ग का पतन होता है ना। छोटा नागपुर राजा दर्पनाथ शाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए यहां सब एकदम बदलेगा। क्या बदलेगा? पुराने राजाओं को हटाओ, क्योंकि वो फिर वो वाली बात होगी, यहां के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और हमारे वाले जो राजा हमारे अकॉर्डिंग है उनको भर्ती करो। उससे क्या होगा कि हमारे जो राजा होंगे वो हमको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देंगे। ठीक है, तो यहां पे छोटा नागपुर राजा दर्पनाथ शाह ईस्ट इंडिया कंपनी को अधीनता स्वीकार करते हैं। पार तो पाइएगा नहीं अंग्रेज के, तो 12,000 वार्षिक सालाना देना स्वीकार करते हैं। कैप्टन जैकब कैमक ने गोपाल राय को यहां का राजा बना दिया। राजा बनाने के साथ 12,000 वार्षिक लगान तय कर दिया। फिर अलग अलग कर, देखिएगा अलग अलग टैक्स इनसे मांगता है। दीवानी मिलने पर पटना काउंसिल ने, पहले तो पटना था ना, झारखंड तो था नहीं, तो पटना काउंसिल ने ढालभूम के ढाल राजा, पलामू के गोपाल राय, रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह, नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह, इनको बोला कि सब अपने अपने क्षेत्र में रहिए और हमको ज्यादा से ज्यादा टैक्स दीजिए। 1772 गवर्नर जनरल बन के आए वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने पंचवर्षीय प्रणाली लागू की जिसका नाम था इजारा प्रणाली। 1772 से 77 यह जमीन नीलामी के लिए था। ये चोली किसके लिए था? इजारा प्रणाली, जमीन का नीलामी के लिए। ठीक है,
और इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना। इजारा जो प्रणाली थी उसका काम क्या था कि जमीन का नीलामी करा दीजिए, है ना। अगर कोई जो टैक्स मतलब जो किसान है वो अगर लगान नहीं दे पा रहा है तो उसके जमीनें को नीलाम कर दीजिए, बोली लगाइए, चलो भाई 3002, 3003, 3005, चलो डन। ये करते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा जमीन को भी बेचेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाएंगे। अंग्रेज इतने मतलब ढीठ थे। अब देखिए, जमीन नीलामी के लिए था यह प्रणाली। उद्देश्य क्या था? अत्यधिक लगान प्राप्त करना। इसके लिए सजा बल भी लाया गया। सजा बल मतलब भाड़े के गुंडा, दे मुका इनको पीटते थे। इनको किसानों को, इन किसानों पे इतना ज्यादा अत्याचार किए, खासकर यहाँ के कौन, ये सूदखोर लोग जो सूद देते थे। मौका पड़ने पे देखिए, इनके पास बहुत कम पढ़े लिखे थे, बहुत गरीब हुआ करते थे। जो यहाँ के आदिवासी थे, जो यहाँ के आदिवासी भाई बंधु थे, बहुत गरीब थे। इन पे इतना प्रताड़ित करते थे, इनको इतना परेशान करते थे कि मत ही पूछिए। सजा बल, भाड़े के गुंडे, चलो जी पैसा दो, पैसा निकालो। अगर पैसा नहीं निकाल पाते थे तो उनके साथ मारपीट करते थे, धमकाते थे, जाके धमकी दे के आओ कि कल अगर नहीं पहुंचा जमीन, किसान जमींदारों को जो पैसा देते थे, मतलब जो टैक्स देते थे, लगान देते थे, अगर नहीं पहुंचा तो जमीन का नीलामी हो जाएगा। तो सजा बल, भाड़े के गुंडे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे तो इनको 1802 में भगा दिया गया। हट। अब 1772 से 73 यहां चलता है घटवाल विद्रोह। रामगढ़ में घटवालों द्वारा विद्रोह किया जाता है और एक इनके हीरो थे मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह को आया और मुका जैकब कैमक इनको दबा दिया। जैकब कैमक आता है, दे मुका मुकुंद सिंह, मुकुंद दे मुका कौन दिया? जैकब कैमक, अंग्रेज था, ये दबा दिया इनको। 15 अक्टूबर 1773 वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? देखिए एक चालाकी, पलामू, रामगढ़ और छोटानागपुर खास को पटना काउंसिल के बजाय कलकत्ता काउंसिल के अधीन किया। ये बेवकूफ को पता ही नहीं चला कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों तीन जगह है। तीनों तीन जगह हम लोग को अलग अलग रेवेन्यू कलेक्ट करना है, अलग अलग तरीके से करना है। ये बेवकूफ उठा, हेस्टिंग्स बोला कि नहीं, हम इसको पटना के बजाय कलकत्ता लेके जाते हैं। बताइए, कलकत्ता चलिए ले गए। सर्वप्रथम लगान वसूली के लिए सिताब राय की नियुक्ति की गई इनके द्वारा। सिताब राय जो रेवेन्यू बोर्ड पटना के अधीन थे, सिताब राय को भगा दिया। ये लोग झूठ मूठ का आरोप लगा दिया, इन लोग को निकाल दिया और जमींदारों को लगान वसूलने का काम दे दिया। सिताब राय को लाया कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स देगा और पता नहीं क्या मतभेद हुआ, उसको मार के भगा दिया। हट। उसके बाद किसको लाया? जमींदार को। जमींदार को कौन लाया? ये हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। बोला कि तुम ही लोग यार वसूल के हमको दे दिया करो। कलेक्टर भी हटाएगा। हट कलेक्टर के जगह भारतीय दीवानों की नियुक्ति हुई। ठीक है, इनका कार्य प्रांतीय परिषद के अधीन होता था। प्रांतीय परिषद में कौन है? देखिए, सर्वे सर्वा तो ये एक चेयरमैन जो कि उनका होगा, 4 ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ऑफिसर, लेकिन उसमें एक भारतीय दीवान होगा। सोचिए, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हंटर कमेटी बैठी थी ना, उसमें 8 सदस्य में 5 अंग्रेज, 3 भारतीय। क्या करेगा अंग्रेज? भारतीय बहुमत तो वहां 5 का है। तो ये सब अंग्रेज इतने चालाकी करते थे कि लोगों को समझ में आता नहीं था जल्दी। इजारा प्रथा जिस समय लाए, बहुतों को तो भक हो गए देख के कि क्या हो गया ये। यह परिषद जो है 1773 से कब तक चली? 81 तक। उसके बाद फिर ये डिस्ट्रॉय हो गई। 1775 से 80 मानभूम, बड़ा भूम, चुटिया नागपुर जिसको अब छोटा नागपुर बोलते हैं, पलामू, हजारीबाग आदि स्थानों में संथाल जगह जगह से आए। इन जगहों पे कहां? मानभूम, बड़ा भूम, चुटिया नागपुर, पलामू, हजारीबाग, कई जगहों से आए और ये दामिनिको यानी संथाल परगना में प्रवेश किए और वहां पे अपना निर्वहन करने लगे, रहने लगे। बहुत ज्यादा ये परेशान करते थे ये लोग। 1782 से 1807 वाला जो टर्म है, तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में हुआ। रामगढ़, तमाड़, सोनाहातू, इन जगहों पे विष्णु मानकी, मौजा मानकी, दुखन शाही मुंडा, ये सब लोग मिलके कौन सा तमाड़ विद्रोह 1782 से 1807 किए। ठीक है। 1784 से 85 जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी, क्लीवलैंड को तीरे से मार के सुता दिया। तो तिलका आंदोलन संथाल परगना में चला था। बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है आपको। तिलका आंदोलन का बहुत ज्यादा उत्पात किए, है ना। चलिए 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने छोटा नागपुर राजा को प्रेजेंट फूटिंग कहा। प्रेजेंट फूटिंग का मतलब क्या होता है? जमींदारों से तुम ज्यादा टैक्स लो ताकि हमको ज्यादा दो। प्रेजेंट फूटिंग। अब ये वर्ड याद रखिएगा, किसने किसके लिए कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब कहा था? 1789 में छोटा नागपुर राजा के लिए।
सर्वप्रथम पलामू में लागू हुआ था क्या, मालगुजारी या जमींदारी व्यवस्था। उसके बाद छोटानागपुर खास में, फिर मानभूमि में। लेकिन मालगुजारी या जमींदारी व्यवस्था है क्या, समझिएगा। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू व्यवस्था लाया। सोचा कि अब कुछ चेंज करते हैं। हर अंग्रेज आता था वो अपने हिसाब से यहाँ सोचता था कि हम ही यहाँ के दादाजी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी कभी कभी जाइएगा बड़े बड़े ऑफिस में, तो वहाँ जो छोटे मोटे क्लर्क होंगे या छोटे मोटे जो कर्मचारी होंगे, वो समझेगा कि यहाँ का डीसी हम ही है, यहाँ का हम सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो, लेकिन समझता है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मतलब 10 वर्षीय भूमि व्यवस्था लाई, 10 वर्षीय भूमि व्यवस्था लाए, और उसी को कहा गया, क्या कहा गया, 10 वर्षीय भूमि व्यवस्था को 10 साला बंदोबस्त। क्या कहा गया, 10 साला बंदोबस्त। लेकिन ये भूमि व्यवस्था क्या था, तो इसमें भूस्वामी और लगान वसूली का अधिकार जमींदारों को दिया गया। भूस्वामी कौन है, भूमि का मालिक कौन है, जमींदार। लगान वसूली कौन करेगा, जमींदार। तो किसान खाली खेती करेगा, है ना। जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है। अब सर्वप्रथम जो जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था थी लागू हुई थी, वो कहां, पलामू में, याद रखिएगा। दूसरा में छोटानागपुर खास में, और फिर उसके बाद मानभूमि में लागू हुआ था। जमींदारी व्यवस्था क्या है, 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भूमि व्यवस्था लाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भूस्वामी और लगान वसूली का अधिकार जमींदारों के पास है, इसलिए इसको जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता है। 1793 में इसी में चेंजिंग, इसी को बदलकर 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर बोला कि नहीं, ये 10 साल के लिए ठीक नहीं है, परमानेंट कर दे हम। परमानेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त या डिसेनियल बंदोबस्त। डिसेनियल या अस्थाई बंदोबस्त कब आया, 1793 में। कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भूमि व्यवस्था को बदलकर अस्थाई किया, और लगान वसूली 2 टाइप से होगा। पहला तो 10/11वां भाग सरकार लेगी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीजिए, सरकार को दीजिए, और 1/11 भाग जमींदार को चाहिए। ठीक। लागू कब कब हुआ ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 1793 को बिहार और छोटानागपुर को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी क्षेत्र थे वहां पे लागू हो गए। कब, 22 मार्च 1793 को। और यहां बिहार में कब, तो 18 सितंबर 1793 को बिहार प्रांत में लागू हुआ। लेकिन छोटानागपुर में लागू नहीं हुआ, तो छोटानागपुर में लागू हुआ था 1799 में, काफी दिन बाद। और 1794 में लाया गया था सूर्यास्त का नियम। मतलब 1794 में जो सूर्यास्त का नियम लाया गया था, उसमें धारा 14 कहता है कि अगर सूर्यास्त के पहले, मतलब जिस दिन टाइम है, सूर्यास्त के पहले अगर कोई लगान नहीं देता है तो उसका सब कुछ जब्त कर लो। सब कुछ जब्त कर लो मतलब उसको मतलब प्रताड़ित करो, परेशान करो, ये था। 1793 की धारा 5, 1793 जो है यानी डिसेनियल या अस्थाई बंदोबस्त, इसकी धारा 5 ये कहती है बाई विल वफा। बाई विल वफा मतलब एक तरह से ये भी समझिए कि हमको जमीन का मतलब जो लगान देना है वो निश्चित अवधि में ही देनी होती थी। ठीक है, इसको मंजूरी दी गई। 1799 में इसी डिसेनियल या स्थायी बंदोबस्त को पकड़ के एकदम कड़ा कर दिया गया, मतलब एकदम ज्यादा रूल कर दिया गया। अभी मेरे हाथ एकदम ढीले हैं, है ना, ढीले कैसे भी कर ले, एकदम पकड़ के ऐसे कड़ा कर दिए। तो 1799 में जमींदारों के अधिकारों को मजबूती दी सरकार, और उसमें यह कहा गया कि जमींदार ऐसा कर सकता है कि अगर कोई किसान या जो खेती करने वाला है, जो जिसको जमींदार दिया हो, वो अगर लगान निश्चित टाइम पे नहीं दे रहा हो या लेट कर रहा हो तो उसके घर की कुर्की जब्त कर लो। मतलब उसके घर में जो भी है उठा के ले आओ, है ना। ये था, ये बहुत ही खराब था, बाद में हालांकि हटा। अस्थाई बंदोबस्त के तहत नीलाम होने वाला, अब इसके बाद क्या था, कुर्की कर लो, नीलाम कर दो, उसके जमीन की नीलामी लगा दो। नीलाम होने वाला, अस्थाई बंदोबस्त के तहत नीलाम होने वाला पहला जो राज बना वो चेरो राज पलामू, मतलब पलामू याद रखिएगा 1814 में। इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत वफादार थे, उन्हीं के सुपुत्र थे घनश्याम सिंह। उनको 9000 रुपया वार्षिक कर में ईस्ट इंडिया कंपनी दी, बोली कि ये पकड़ा, यही है नीलामी तोहर। लेकिन ये बेचारे संभाल नहीं पाए तो ईस्ट इंडिया बोली हट, छीन लिया। कंपनी बहुत बदमाशी करती थी। 4 जून 1809 को थाना व्यवस्था लागू किया गया। इसका नियंत्रण रामगढ़ असिस्टेंट कलेक्टर करते थे। पहले इनको मजिस्ट्रेट वगैरह बोलते थे, फिर बाद में ये हट गए थे। 1819 सेंट्रल प्रोविंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल प्रोविंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। रामगढ़ असिस्टेंट कलेक्टर को कलकत्ता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अलग कर बिहार और बनारस के अधीन किया गया। समझिएगा, 1819 में सेंट्रल प्रोविंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी रामगढ़ असिस्टेंट कलेक्टर को, कलकत्ता बोर्ड रेवेन्यू में थे ये, उससे अलग कर बिहार बनारस के अधीन, बोले उधर जाओ, ट्रांसफर इनका हो गया।
ठीक। 1831-32 हो जनजातियों का महाविद्रोह, कोल विद्रोह, बहुत ही व्यापक सुसंगठित जबरदस्त विद्रोह। पलामू, छोटा नागपुर खास, मानभूम, सिंहभूम। 1832 में बुधू भगत जम के एकदम नारेबाजी और विद्रोह करते हैं और इसके फलस्वरूप थोड़ा सा चेंजिंग आती है 1833-34 में। रेगुलेशन 1833 के तहत छोटा नागपुर खास, पलामू, रामगढ़, खड़गडिहा को पुराने रामगढ़ से अलग करके एक नॉन रेगुलेशन प्रोविंस 1834 में गठित किए गए। ठीक है, नॉन रेगुलेशन प्रोविंस जिसे 1834 में गठित किए, जिसको हम बोलते हैं SWAFA, SWFA मतलब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां था? लोहरदगा, बाद में रांची चला जाएगा। ठीक, इसका प्रभाव क्या हुआ? छोटा नागपुर सीधे कंपनी को, मतलब छोटा नागपुर को सीधे कंपनी नियंत्रण में ली। बोले कि जितना इधर बीच वाले हैं सब हटो, हम खुद से काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन्स आ रहे थे। ठीक, एक वर्ड आया नॉन रेगुलेशन प्रोविंस, मतलब छोटा नागपुर के लिए वैसे रूल जो देश में अप्लाई है वो नहीं होंगे, स्पेशल इनके रूल होगा। जैसे देखिएगा आदिवासियों या जनजातियों के लिए एक अलग ही कानून बनाया जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, सब अप्लाई नहीं होता उन पे। अब 1837 में आया विल्किंसन रूल। 1837 में कोल्हान पर एक विल्किंसन जो है आधिपत्य करता है वहां पे, और उसके बाद विल्किंसन और उसका सहायक जो था टिकेल, उन दोनों ने मिलकर 31 नियम बनाए जमीन संबंधी, कुछ और था, इसी को बोला जाता है विल्किंसन रूल। लेकिन ये आदिवासियों के हक को नहीं दिला पाई, ये भी फेल्योर साबित हो गया। 1854, तो 1854 का धारा 20 द्वारा SWAFA के स्थान पर, मतलब दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के स्थान पर छोटा नागपुर कमिश्नरी का गठन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, छोटा नागपुर कमिश्नरी का गठन कब हुआ था? तो 1854 धारा 20 के तहत इसे नॉन रेगुलेशन प्रोविंस माना गया। यह बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रहा। ठीक है, बंगाल के, क्योंकि बंगाल ही सब कुछ कर दिया था, तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रहा। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर कमिश्नरी का पहला कमिश्नर कौन बना, तो 25 अप्रैल 1854 को बने थे WJ एलन। कौन बने थे? WJ एलन, 25 अप्रैल 1854 को। वन अधिनियम, अब देखिए वन जो झारखंड में आदिवासियों का एकदम आवास स्थल या फिर बोले जीविका की साधन थी, उनको उनमें कई चेंजिंग लाए गए। वन का मतलब, वन अधिनियम लाने का जो अंग्रेजों का यहाँ पे था ना फंडा, मतलब वन का संपूर्ण दोहन करो। और आज देखिएगा रेलवे ने जो वन का दोहन किया है, उसमें जो स्लीपर बोगियां लगाई जाती है, वनों से लकड़ियां काट काट के सब लगाई गई, मतलब बहुत परेशान कर दिए। तो यहां काफी वन अधिनियम आए। पहला आया 1865 का वन अधिनियम। इसमें क्या कहा गया? सभी प्रकार के वन 1865 के धारा 7 के तहत सरकारी होंगे, उस पर किसी भी आदिवासी या किसी भी व्यक्ति का कोई हक नहीं होगा, मतलब इनसे एक तरह का अधिकार छीन लिया गया। वन अधिनियम 1878 आया। इसमें बोला गया कि वन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु या वनों में किसी तरह का कोई भी हथियार वगैरह ले जाना सब वर्जित होगा, नहीं माने तो दंड और नहीं माने तो जुर्माना, ये लगाया गया, मतलब थोड़ा सख्ती बरती गई। धारा 7 के तहत इस वनों के 3 प्रकार किए गए: सुरक्षित वन क्षेत्र, आरक्षित वन क्षेत्र और ग्रामीण वन क्षेत्र। ठीक है, 1884 तक स्थिति ऐसी थी कि यहां पे दिकू जो थे, मतलब दिक मतलब परेशान करने वाले, जो दिकू थे, जमींदार, साहूकार और महाजन, अंग्रेज, सारे जो मिलके, और पुलिसिया भगत, सारे जो मिलके यहाँ पे आदिवासियों को जो परेशान करते थे, आदिवासियों की जमीन से ही उनका, मतलब एक तरह से क्या बोले, उनकी ही जमीन को छीन के जमींदार बन गए और उनकी ही जमीन पे बेगारी कराते थे, उनकी ही जमीन पे उनसे खेती करवाते थे। और एक टाइम तो ऐसा आया कि जमीन, जिस जमीन का मालिक होता था किसान यानी आदिवासी यहाँ के, वही जमीन जमींदारों के हाथ में नीलाम हो गई और वही जमीन के लिए काम किए, लेकिन लगान की दर इतनी बढ़ा दी जाती थी कि कोई भी किसान जल्दी नहीं चुकता कर पाता था। और भयावह स्थिति यह हो गई कि 1884 तक असम और बंगाल के चाय बागानों में जीविकोपार्जन के लिए लगभग 44% मजदूर चले गए, जो केवल झारखंड के थे। और ये मजदूर वही थे जो भूमिहीन किसान थे, जिनका भूमि था लेकिन जमींदार लूट लिए और यहां से दफा दफा करके भगा दिए, उन्हीं का जमीन उन्हीं के उनका नहीं रहा। ठीक है,
अब आते हैं वन नीति 1894। सरकार द्वारा इसका उद्देश्य बताया गया बहुत ही गजब तरीके से, सर्वजन के हित में जंगल की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन कैसे सुरक्षा कर रहे हैं? जंगलों का दोहन कौन कर रहा है? बड़े बड़े लोग, छोटे लोग तो कर नहीं पाएंगे। तो देखिए वही चीज है। अब रेलवे का विकास होना था, ध्यान दीजिएगा, आदिवासियों ने हैजा, मलेरिया सब कुछ झेला, टाइफाइड वगैरह सब कुछ झेला और रेलवे का निर्माण किया। आज भारत में दनादन जो रेलगाड़ियां दौड़ती हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो यही आदिवासियों का है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मतलब पटरियां बिछाई और जंगलों को काट काट कर साफ किया, क्योंकि एक्सपर्ट होते थे जंगल काटने में। रेलवे निर्माण की पहली योजना 1831-32 के दौरान मेरे ख्याल से मद्रास में बनाई गई थी, जिसकी हरी झंडी 1845 में मिली। और एक व्यक्ति थे डलहौजी, गवर्नर जनरल बनकर भारत आए 1849 में। गवर्नर जनरल बनकर आते हैं 1849 में। ये रेलवे के एकदम एक्सपर्ट थे, मतलब इनको बहुत सारी चीजें पता थी, इसीलिए इनको यहां भेजा गया। प्रायोगिक तौर पर एक चीज और, रेलवे के अभ्यर्थी जो देख रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रायल तौर पर पहली रेल कब चलाएगी? आपको तो पता है कि पहली बार रेल तो बोलिएगा 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली, ठीक। लेकिन अगर बोलेगा ट्रायल, किसी चीज का ट्रायल की जगह इसे चला दीजिएगा तो ऐसे चलाएगा, पता चला धान के कियारी में लेके उतर गया ड्राइवर, तो पहले ऐसे ही चलाया गया ट्रायल तौर पर। तो वो चलाया गया 18 नवंबर 1852 को थाने से मुंबई 21 मील दूर, थाने से मुंबई 21 मील दूर 18 नवंबर 1852 को प्रायोगिक मतलब ट्रायल करने के लिए। फिर सर्वप्रथम रेलवे को सार्वजनिक कब किया गया लोगों के लिए? तो 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। 3:30 PM, पीएम मतलब अपराह्न, पीएम याद रखिएगा। 3 बोगी था, 400 यात्री को बैठा सकुशल मुंबई से थाने के बीच पहुंचाया गया। इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो बंबई के मुख्य न्यायाधीश जेपी विलोगली। और पूछेगा छोटा नागपुर क्षेत्र में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहां बिछाई गई? तो मानभूम। तो ये था आपका 1765 के बाद की स्थितियां। काफी विद्रोह होते हैं, अंग्रेज इनके साथ मतलब जो दीकू थे इतनी दुर्दशाएं इनकी कर देते हैं, जो भी आया लगान ज्यादा बढ़ाओ, जो भी आया लगान ज्यादा बढ़ाओ। लगान इतनी बढ़ा दी थी कि 89% लगान देना पड़ता था इनको, सोचिए। और यही नहीं, इतना लगान दर बढ़ा दो, ये लोग जानबूझ के करता था, मतलब क्या बोले हमने, अंग्रेज मतलब ढीठ, जानबूझ के करो ऐसा। जमींदार मतलब चोट्टा मतलब बदमाश, और ये सूदखोर जो होते थे, सूद पे पैसा देके और खाने वाले, वो महाचोट्टा, ये महाजन जिसको बोलेंगे महाजन, महाचोट्टा होते थे। इतने बदमाश होते थे कि मतलब जानबूझ के इतना टैक्स बढ़ा दो कि दे ही नहीं पाएगा, उनकी जमीन नीलाम कर दो, नीलाम दूसरों को बेच दो, यही काम करते थे दीकू लोग, है ना। बहुत परेशान किए। फलता ये बातें कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को भी जाती थी। अब यहाँ पे भूमि संबंधी सुधार और कानून क्या लाए गए? तो सबसे पहले 1862 बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में सरकार ने भूमिहरी जमीन का सर्वे कराया। सर्वे करो भाई, भूमिहरी जमीन कौन कौन है, ग्रामों द्वारा बसाई गई जो जमीन है भूमिहरी, वो कौन कौन सी है देखो। तो इनका काम, अब सर्वे करने में एक दिन का काम नहीं है ना, तो 1869 7 साल लगभग लगे ये सर्वे कराए। 1869 में लाया गया छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। भूमिहरी सर्वे और सेटलमेंट व्यवस्था इसको कहा जाता है। मतलब हम बोले छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। जमीन देखिए ये तो था 1862 में, मतलब आदिवासियों के लिए पहला ऐसा पहल किया गया जमीन को बचाने के लिए। इसमें कुछ बहुत सारा चेंजिंग करके लाया गया। इसको हम भूमिहरी सर्वे और सेटलमेंट व्यवस्था भी कहते हैं, जो कि 1880 तक ही रहा। बाद में 1876 में क्या किया गया? छोटा नागपुर में इनकवर्ड स्टेट एक्ट पारित हुआ। इनकवर्ड स्टेट एक्ट जिसमें 35 आते थे। कमिश्नर जो है, जिसे इसको गवर्नर जनरल बोलता था कमिश्नर को, कि जाओ मालगुजारी जो नहीं दे रहा है जमींदार, उसकी जमींदारी जब्त कर लो। तो ये था। 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट मतलब अनुसूचित जिला की शुरुआत हुई। अनुसूचित जिला, जो कि बोलते थे ना अनुसूचित जिले, गैर अनुसूचित जिले, 13-11 का खेल जो चल रहा है ना, सबसे पहले शुरुआत 1874 में हुआ था, तब जाके आज ये आप देखने को आपको मिल रहा है। 1879 छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट लाया गया। इसी का चेंजिंग करके कुछ लाया गया, मतलब छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट में कुछ चेंजिंग किया गया। छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट लाया गया, जिसे बंगाल अधिनियम 1879 भी कहते हैं। बंगाल अधिनियम 1879 भी कहते हैं। 1869 में सीएनटी एक्ट शामिल न हुई जमीनों की रक्षा करने के लिए लाया गया था। 1869 में जो सीएनटी एक्ट में जो शामिल नहीं हुई जमीन थी, उनकी रक्षा करने के लिए क्या लाया गया? तो 1879 में छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट लाया गया। ठीक है, कि मतलब यहाँ के जो
ज़मीन के जो मालिक हैं मतलब आदिवासी लोग, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की रक्षा की जा सके और बाहरी लोगों से बचाई जा सके। 1885 बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू तो हो गया, लेकिन यहाँ छोटा नागपुर के लिए कोई ध्यान नहीं देता था। बंगाल में लग गया, देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब अलग अलग प्रांत जरूर थे, सब मिला जुला के एक में थे, बाद में न अलग होंगे। बंगाल में लग गया, लेकिन छोटा नागपुर में 1892 में लागू हुआ, टाइम लग जाता था इधर लगते लगते। 1888 आदिवासियों को पंचवई बनाने का अधिकार। पंचवई मतलब हड़िया, हड़िया समझ लीजिए, चावल को सड़ाते हैं, जैसे चावल को सड़ा दिए उसी को मतलब एक गगरी में रख के और नीचे अगिया लगा के और उसको बनाते हैं और पी के मस्त रहते हैं। यही पंचवई है, जो यही जो हड़िया है, पिला पिला के आदिवासी को ठेपा लगा लगा के कई जमींदार जमीन हड़प लिए, इसलिए तो इनको 3 नाम दिए हैं हम। 1897 जमींदारों द्वारा पेट बेगारी के कारण, अब पेट बेगारी कराता था मतलब काम करो हमारे यहाँ पैसा देंगे ही नहीं, फ्री फोकट में काम कराओ, इसी को बोलते थे पेट बेगारी। अंग्रेजों को मालूम चला कि जमींदार ऐसा बदमाशी करता है, जमींदार एकदम बदमाशी करते थे। अंग्रेज बोला वहां से कि चलो भाई तू जाके लगान चुपचाप लेके आओ, यहाँ आके रौब जमा के आता था वो, मतलब बहुत बीच वाले लोग बहुत बदमाशी करते थे। जमींदारों द्वारा पेट बेगारी के कारण छोटा नागपुर कम्युनिटेशन अधिनियम 1897 लागू हुआ और बोला पेट बेगारी बंद करो। ठीक, चलिए सरकार ने 1897 में बंगाल रेंट सेटलमेंट एक्ट लाया, वो पारित करवाया। धारा 7 में क्या कहा गया, धारा 7 के तहत झारखंड में भी लागू किया गया, इसके धारा 7 के तहत झारखंड में भी इस चीज को लागू किया गया। कौन सा, बंगाल रेंट सेटलमेंट एक्ट 1897। इसका प्रावधान क्या था कि कोई काश्तकार यदि लगातार 12 वर्षों से जमीन जोत रहा है और लगान दे रहा है तो जमींदार उसको उस जमीन से नहीं हटा सकता। इसलिए देखिएगा आज के टाइम में, जैसे मान लीजिए कोई जमीन है आपकी और एक ही व्यक्ति को दे दिया आप खेती करने के लिए, तो लगातार मत दीजिएगा। 10 साल होगा तो वो अधिकार जमा लगता है कि मेरा, कुछ दिन में तो कह देगा कि जमीन बिक गया, मेरा हो गया, कहने लगते हैं। इसलिए देखिएगा, आमतौर पे आप देखे होंगे गांव के या आदिवासी समाज के जो भाई बंधु वो समझते होंगे कि जो जमीन है वो जो जिसमें खेती करते हैं आप सभी, उसको लगातार 2 साल 3 साल 4 साल बाद चेंज करते रहते हैं। मतलब आज तुमको राम को दिया तो फिर श्याम को देगा, फिर मोहन को देगा, फिर उसको देगा, फिर उसको देगा, ऐसे बदलते रहते हैं। नहीं तो फिर क्या करेगा वो, मालिकाना हक दिखाने लगते हैं। तो ये चीज था 1897 में जमीन सरकार ने 1897 में बंगाल रेंट सेटलमेंट एक्ट लाया था। इसके तहत क्या बोला गया था कि काश्तकार लगातार 12 वर्षों से अगर खेती कर रहा है, जमीन को जोत रहा है और लगान दे रहा है, तो जमींदार उसको उस जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है। 1902 में सर्वे का, आप देखिए 16 लाख रुपया खर्चा किया लोग अंग्रेज। बिरसा आंदोलन का ये परिणाम रहा। बिरसा आंदोलन हालांकि छूट गया 1895 से 1900, इसमें लिखना भूल गए, माफ कीजिएगा, मेन चीज तो वही थे। हालांकि सरदरिया आंदोलन 1880, उसके बाद बिरसा आंदोलन या बिरसा आंदोलन जो कि 1895 से 1900 तक रहा, उसी का एक परिणाम। अब देखिए 1902 में सर्वे का प्रथम वर्ष, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पहले 1902 और 3, तो ये 2 यहां पे सर्वे कराया गया। सर्वे का प्रथम वर्ष ट्रवर्स सर्वे, और इसमें क्या कहा गया, मौजावार सर्वे के तहत खातियान और खेवट का निर्माण। खातियान और खेवट, खेवट मैंने आपको क्या बताया था कि जमीन का खाता संख्या निकालिए, ठीक है। मौजावार आप देखे होंगे ना कि मौजावार एकदम दिया जाता है डिटेलिंग कि कहां कौन सा फसल हो रहा है। तो 1902 में सर्वे कराया गया ट्रवर्स सर्वे, उसमें मौजावार सर्वे के तहत बताया गया कि खतियान और खेवट का निर्माण कर दीजिए। 1903 में सर्वे का दूसरा वर्ष, जिसको बोलते हैं कडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है, इसको संशोधन किया 3 और 5 में, और संशोधन करने के बाद 5 में क्या बोला गया कि काश्तकार, खुटकटीदार और रैयत को परिभाषित करो। तो इसमें परिभाषा इनकी दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें 1903 में जो था ये सारी चीजें वो उसको संशोधित करते हुए ड्राफ्ट बना था, मतलब इसका एक प्रारूप बना। उसके बाद 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखंड के 4 प्रमंडलों 18 जिलों में ये इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो इतनी बातें यहां से आपको हिस्ट्री से याद रखनी है। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें जो धाराएं हैं वो कैसे कैसे हैं, सारे ये नहीं याद रखना है, 271 नहीं याद करने हैं, इंपॉर्टेंट याद करने हैं। बुक मुझे नहीं रटवाना है, आपको ये कर देना है कि आपका एग्जाम में प्रश्न ना छूटे, मुझे यही कराना है। बुक रटना है तो बुक तो आपके पास होगा ही, 271 धारा है, फिर रट लीजिए, है ना, नहीं रटने हैं। संविधान में, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, क्या 395 याद करते हैं आप? नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं याद करा दूंगा। अध्याय कितने हैं वो सारे ये याद कराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिएगा और आपके कमेंट हमेशा की तरह सादर आमंत्रित है। और अगर इस
इसको पढ़ाते समय मैंने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए हो जो आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा पर्पस यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद कराना, इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स मैंने पहले ही बोल रखा था, कुछ वर्ड में यहां का लोकल वर्ड यूज करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को देखिएगा, लाभान्वित होइए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों को दिखाइए ताकि उनको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ पार्ट 3 जल्दी ही मैं लाऊंगा, इसको ध्यानपूर्वक देखना है और आपके कमेंट मुझे देने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।